KVS PYQ तो करना ही करना। कुछ बुक्स अगर बता सकते हो हिंदी की? हिंदी का मैंने PYQ के लिए यूज किया क्योंकि पेन कार्ड मुझे लगता है कि पेन का भी बड़ा रोल है। कौन सा पेन यूज हुआ? ये बड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन याद आ गया। पेन में काफ़ी मेहनत हुआ है। हम क्योंकि मेरा नहीं निकल रहा था तो मैंने कहा कि पेन का भी अंतर, तो कुछ लोगों ने कहा पेन? कि हाँ पेन का। कौन सा पेन? पेंटेल एनर्जेल 0.7 में यूज किया था। हाँ अब यहाँ पर रखा है क्या? हाँ है दिखाइए तो। हाँ ये है, ये वाला पेन है? हाँ ये वाला पेन। इसको मेंस में आपने प्रयोग किया है? हाँ मेंस में, क्योंकि क्या प्रीलिम्स हुआ ही नहीं था। दो बार मैंने दिया, प्रीलिम्स शुरुआत में नहीं हुआ, तो फिर काफ़ी डिप्रेशन में भी थोड़ा नहीं हो रहा है, तो फिर हम कहें कि दूसरा एग्ज़ाम भी ट्राई किए, तो बिहार SI का भी दिए। अच्छा, वहाँ भी चले गए तुरंत ही? वही तो चीज़ फाइनली वहाँ भी फिजिकल वगैरह सब दिए थे हम। हाँ। तो काफ़ी भटकाव रहा, लेकिन फाइनली 21-22 से मेरा मतलब UPSI दिया था आपने? UPSI में मेरा 301 नंबर था। अच्छा, 5 गई थी मेरी। हाँ 305 के आसपास गई थी कट ऑफ, तो उसमें फाइनली नहीं हुआ था। हाँ पढ़ा भी रहे थे हम। क्या पढ़ाते थे? वही SSC CGL के बच्चों को। इंटरव्यू का कोई खास वाकया याद आ रहा हो? किस बोर्ड में था? मेरा लंबा चला था क्योंकि मतलब 60-70 सवाल किए थे उन्होंने। 60-70 सवाल? हाँ। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद PS परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और हमारे साथ में है राकेश प्रजापति जी। इनका चयन हुआ है PCS 2024 में, और असिस्टेंट कमिश्नर ACCT पर इनका चयन हुआ। रैंक 113 अभी है। हम राकेश जी से बात करेंगे, लेकिन एक दो बातें कहूंगा। एक तो ये कि वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। हम लोग प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की पूरी बात करेंगे, और एक बात और कि वीडियो को आप लोग एक भी बात अगर काम की हो तो लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट करिए। प्रजापति जी, इनका चयन हुआ है PCS 2024 में, और असिस्टेंट कमिश्नर ACCT पर इनका चयन हुआ। रैंक 113 है। राकेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आगे इसी तरीके से आप आगे बढ़िएगा। थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बताइएगा, उसके बाद में फिर प्रीलिम्स मेंस PCS के बारे में चर्चा करेंगे। आप कहाँ से हैं, आपने क्या पढ़ाई करी है? सबसे पहले आपको धन्यवाद। ठीक है, और संक्षिप्त में मैं अपना परिचय दे देता हूँ थोड़ा। मेरा नाम राकेश कुमार प्रजापति है। मैं उत्तर प्रदेश के बलिया का निवासी हूँ, और ये मेरा UP PCS में तीसरा मेंस था। और मैंने इस परीक्षा में जो हमारी रैंक रही है ACCT में 113 रैंक रही है। अच्छा जी। और ये आपने सिविल की तैयारी कब से शुरू किया? बीटेक जब कर रहे थे आप? अभी आपने बताया कि आपने बीटेक किया हुआ है, तो तभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगे थे, या आप कोर्स करने के बाद में आपने? नहीं, बीटेक करने के दौरान थोड़ा सा रुझान सिविल सेवा की तरफ था, लेकिन फाइनली जब 16-17 से मैंने डेडिकेट होकर तैयारी करना शुरू किया। शुरुआत में सफलता नहीं मिली, फिर कोविड आया, कोविड में फिर घर गया। पिछली बार कहाँ तक पहुँचे थे आप ये PCS में? शुरुआत में प्रीलिम्स हुआ ही नहीं था। दो बार मैंने दिया, प्रीलिम्स शुरुआत में नहीं हुआ, तो फिर काफ़ी डिप्रेशन में भी थोड़ा गया, डिमोटिवेट हो गया। मुझे लगा नहीं हुआ तो मैं दूसरे परीक्षा भी दे रहा था। जी, बिल्कुल होता है ये चीज़ें। तो उसके पश्चात जब कोविड में कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था, उसके पश्चात मैं पढ़ा रहे थे आप? हाँ पढ़ा भी रहे थे हम। क्या पढ़ाते थे? वही SSC CGL के बच्चों को। अच्छा, तो ये शिक्षक भी रह चुके हैं। तो उसके पश्चात फिर मैंने फिर 21 में जैसे कोविड लॉकडाउन हटा, फिर कोविड गया, तो फिर वापस आया मैं। उसके पश्चात फिर थोड़ा सा UPSC देना शुरू किया, तो 2022 में फिर प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस दिया, फिर आगे फिर PCS देना शुरू किया। तो इस बार फाइनली मेरा किस तरीके से तैयारी शुरू की? पहले प्रीलिम्स की चर्चा करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपका बैकग्राउंड तो बिल्कुल अलग था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, है ना? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, सब चीज़ आपके लिए नई लग रही होंगी। जी। तो फिर कैसे आपने स्टार्ट किया बेसिक? जैसे क्या है कि इस परीक्षा में 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जी। तो मेनली आपको फोकस करना चाहिए मेंस को। मेरा मतलब प्राथमिकता हमेशा से मेंस पे रही है, क्योंकि मेंस ही आपका प्रीलिम्स का डिसाइड फैक्टर होगा, और इंटरव्यू में भी वही था। क्योंकि मेंस जब आप तैयारी करते हैं तो फुल्ली सिलेबस को एक बार मतलब एनालिटिकल तरीके से आप पढ़ते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं। जब आप ये करते हैं तो आपको बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग और ग्रिप हो जाती है सिलेबस पे। उसके पश्चात जब आप मेंस एक बार मेंस जब सिलेबस कवर कर लेते हैं,
तो जब प्रीलिम्स आता है तो प्रीलिम्स में क्या होता है कि 2-3 महीने पहले आप पीवाईक्यू देख लेते हैं, फिर थोड़ा लूसेंट आप पढ़ लीजिए। लूसेंट पढ़ने में आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा जो साइंस है, जैसे क्या है कि हमारा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है तो हम लोग साइंस को हल्के में ले लेते हैं कि अरे हमारा तो है, हो हाँ, साइंस तुम्हारा बैकग्राउंड है, हाँ सही ठीक है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाती, थोड़ी फैक्चुअल भी पूछी जाती थी। शुरुआती में प्रीलिम्स ना होने के पीछे ये ओवर कॉन्फिडेंस था। हाँ, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस साइंस को लेकर था, वहीं 2-3 क्वेश्चनों से हमेशा लैग कर जा रहा था। तो फिर हम मतलब मैंने अपना जो अप्रोच चेंज किया, फिर साइंस को अच्छे से, और लूसेंट काफ़ी है, और एनसीईआरटी हो सके तो आप एनसीईआरटी एक बार कवर कर लीजिए तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इस तरह से आप पीवाईक्यू प्रीलिम्स पढ़ लीजिए। फिर यदि आप करंट अफेयर्स में जाते हैं तो थोड़ा सा क्या है कि यूपीपीसीएस में 30 क्वेश्चन के आसपास करंट पूछे जाते हैं। तो आप यदि डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो घटनाओं से आप रूबरू तो हो जाएंगे, लेकिन क्या है कि एक बार जैसे फाइनली टच देने के लिए ईयरली मैगजीन या घटनासार या फिर आई दृष्टि, किसी को एक को ले लीजिए और उससे आप पढ़िए तो मेनली लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रीलिम्स बहुत बड़ा हर्डल नहीं है। हाँ, हर्डल होता है कभी कभी ना होने की वजह से, लेकिन सही अप्रोच रखिए तो प्रीलिम्स हो जाएगा। लेकिन मेंस सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, और ख़ास करके हिंदी माध्यम में जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि मेंस को लेकर अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे क्या है कि जो बच्चे हिंदी माध्यम के आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कुछ बच्चों की शिक्षा दीक्षा जो होती है ग्रामीण पृष्ठभूमि में, कॉलेज अच्छा नहीं होता है, तो शब्दों का जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले क्या है कि लेखन शैली विकसित करने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों को, हर चीज़ का एक डिफिनेशन प्रॉपर वे में आना चाहिए, क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ों को, हर चीज़ को डिफ़ाइन करना सीख जाएंगे तब किसी भी मुद्दे पे आप अच्छे से बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, और फिर आगे भी प्रोसीजर जो भी होगा कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि हर सिलेबस को डिफ़ाइन करिए, और डिफ़ाइन करने के पश्चात उसको आप जो भी 10-15 चीज़ें हैं, मेनली 15-20 ही चीज़ें हैं, आप देखेंगे जैसे समाज हो गया, सोसाइटी हो गई, इकोसिस्टम हो गया, चाहे इन्वायरमेंट हो गया या फिर साइंस हो गया, तो मेनली क्या है कि 15-16 चीज़ें हैं। तो उस हर टॉपिक को क्या है कि उस तरीके से आप देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि अभी आईसीटी के युग में आप चैट जीपीटी हो गया, फिर आप एआई का यूज कर सकते हैं, थोड़ा अभी तो काफ़ी प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं, तो उसका यूज करेंगे तो बेहतर तरीके से आप रणनीति बनाकर तैयारी कर सकते हैं। एआई जो मिस्टेक करता है वो सही है, जैसे क्या है कि दोनों चीज़ें हैं। जैसे काफ़ी बच्चों ने बताया एआई चैट जीपीटी का यूज़ काफ़ी यूज़ किया बच्चों ने इस बार यूज़ किया। नहीं, एआई का क्या है कि जैसे कुछ क्वेश्चन, जैसे टीचर जो या फिर कोचिंग संस्थान या फिर बुक हैं, तो बुक में किसी भी टॉपिक को देखेंगे आप तो जो क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा ब्रॉड वे में है, तो हर चीज़ एक ही जगह पे नहीं मिलता है। लेकिन एआई क्या कर रहा है कि जैसे कोई टॉपिक है आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप डाल देंगे तो उससे 10-12 पॉइंट निकल के आ जा रहे हैं। जी हाँ, तो कुछ उसका आप लेखन शैली में यूज कर पाएंगे। डायग्राम भी बहुत अच्छा एआई जनरेट कर दे रहा है, पीपीटी वगैरह, तो उसका आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों का हमने देखा था तैयारी के दौरान कि जैसे एसे के दौरान कि कुछ एग्जाम से पहले क्या कर रहे हैं कि किसी भी चीज़, जैसे इकोसिस्टम पे कोई नई कहानी आई है, तो चैट जीपीटी से आप बोलेंगे कि एक इन्वायरमेंट पे आप एक एआई बेस्ड हमें दे दीजिए स्टोरी, तो बना के दे रहा है। तो उससे क्या है कि जब आप बना के लिखेंगे तो काफ़ी एग्जामिनर पर इफेक्ट होता है, निबंध लेखन में भी काफ़ी। हाँ, तो काफ़ी सहयोगात्मक एआई का अब यूज करने आना चाहिए आपको, जी जी जी, तकनीक का। तो ये चीज़। अच्छा, थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन है, आपकी दिनचर्या क्या रहती थी प्रिपरेशन की? रात में ज़्यादा पढ़ते थे या दिन में? नहीं, 2 टाइम। औसत लगभग कितने घंटे? जैसे पढ़ने का हमेशा, जैसे सबका अपना अपना होता है, लेकिन मेरा यही था कि जैसे एग्ज़ाम आ जाता था प्रीलिम्स, तो जैसे प्रीलिम्स में थोड़ा चीज़ें याद रखनी पड़ती है, तो मैं क्या करता था कि सुबह 5 बजे ज़्यादा प्रिपेयर करता है, क्योंकि 5 बजे से लेके 11-12 बजे तक, 11 बजे तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। कोई काम तो 6-7 घंटे यदि आप दिन के निकाल दे रहे हैं तो फिर आपकी पूरी जो दिन की जर्नी है, आप 3-4 घंटे वेस्ट भी कर दे रहे हैं, तो फाइनली 6 घंटे आप सुबह में दे रहे हैं, तो 2-3 घंटे ना चाहते हुए आप पढ़ लेंगे। तो ओवरऑल 8 से 10 घंटे आपकी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। और सुबह क्या होता है कि ना फ़ोन से आप डिस्टर्बेंस हो पाएंगे, ना फिर कोई दोस्त भी आपका नहीं आएगा, या फिर खाना बनाने का भी झंझट नहीं रहेगा। तो ये चीज़ नहीं रहने से क्या है कि 5-6 घंटे कंटिन्यूटी आप बनाकर पढ़ सकते हैं। अच्छा, अभी आपने बताया था कि प्री नहीं निकला था शुरू में, हाँ, 2 बार, है ना? 2 बार प्री नहीं निकला। अच्छा, प्री जब नहीं निकला तो आपको लगा नहीं कि ये गलत फंस रहे हैं क्या? बीटेक किया था, कोई पैकेज वैकेज लेकर के, ऐसे साथ वाले तो होंगे, ग्रुप जुड़ा हुआ होगा आपका। हाँ। तो कोई कहीं पर जॉब कर रहा होगा, कहीं पर जॉब कर रहा होगा, तो कुछ मन में
हताशा निराशा लगती थी? हाँ जी, 2018 में दिया था जब प्रीलिम्स मैंने, तो मेरा कुछ नंबरों से मतलब 2 या 3 नंबरों से रुक गया था। वही मेरे दोस्त का फाइनली सिलेक्शन उस साल हो गया था। अच्छा, हो गया था। हाँ, एक्साइज में हुआ था, अभी तो होम कमांडेंट में हूँ। तो हो गया था। तो 2018 में जब नहीं हुआ हमारा, तो मैंने सोचा कि मेरा हो क्यों नहीं रहा है। तो घर से भी थोड़ा प्रेशर आ रहा था कि अरे 2 साल से बीटेक किए हो, 2 साल से तैयारी भी कर रहे हो, नहीं हो रहा है। तो फिर हम कहें कि दूसरा एग्ज़ाम भी ट्राई किए, तो बिहार एसआई का भी दिए। अच्छा, वहाँ भी चले गए तुरंत ही? वही तो चीज़ है। फाइनली वहाँ भी फिजिकल वगैरह सब दिए थे हम। हाँ। तो काफ़ी भटकाव रहा, लेकिन फाइनली 21-22 से मेरा मतलब यूपीएसआई दिया था आपने? यूपीएसआई में मेरा 301 नंबर था। अच्छा और अच्छा, 5 गई थी मेरी। हाँ, 305 के आसपास गई थी कट ऑफ। हाँ। तो उसमें फाइनली नहीं हुआ था। हाँ। हाँ, तो क्योंकि उसी समय हमारा क्या था कि देख यूपीएससी। लीजिए, मतलब आपके लिए कुछ अच्छा है। हाँ। असिस्टेंट कमिश्नर बन गए, दरोगा। नहीं तो जिन बच्चों का नहीं होता ना, वो सोचते हैं, बड़े निराश जाते हैं कि यार हमारा नहीं हुआ। तो बड़ा अच्छा मोटिवेशन है, जो भी नए बच्चे हैं, कभी हताश नहीं होना चाहिए। और फिर आपने फिर 2022 का यूपीएससी का मेंस भी लिखा, वहाँ भी ऑप्शनल की वजह से नहीं सेलेक्ट हो पाया। अच्छा, यूपीएससी का मेंस भी लिखे हैं? हाँ, मेंस भी लिखा। 23 का भी यूपी पीसीएस का लिखा। तो 23 में क्या हुआ कि हिंदी में बहुत कम मार्किंग हुई थी। तो मुझे लगता है 77 और 6 पेपर में 78 नंबर देने की वजह से फाइनली नहीं हो पाया था। फिर 24 में दिया और फाइनली जी आपके समक्ष। अच्छा, अब चर्चा कर लेते हैं मेंस की। हाँ। मेंस में मेन होता है आंसर राइटिंग। आपको कितना भी आता है, अगर आप लिख नहीं पाते हैं, डिलीवर नहीं कर पाते हैं अच्छी तरीके से, तो फिर वो समय के अंदर, तो वो कैसे प्रैक्टिस किया आपने? क्या कोई कोचिंग वगैरह किए थे क्या? नहीं, कोचिंग नहीं किए थे। कोचिंग मेनली क्या किए थे हम कि जैसे जो टॉपिक हैं, तो सबसे पहले अध्ययन करने के दौरान मतलब हर चीज़ को मैंने डिफ़ाइन करना शुरू, क्योंकि आपको शुरू करने के लिए कोई भी कीवर्ड को डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। कोई भी क्लू तो होता ही है क्वेश्चन में, कीवर्ड होते हैं, उसी से आपको शुरू करना है। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे आप मेंस राइटिंग करते हैं, तो मेंस राइटिंग में 3 फेजेज होते हैं। एक इंट्रो होता है, बॉडी पार्ट होता है और कंक्लूजन होता है। तो तीनों स्तर पे आपको काम करना है, क्योंकि 1-1 नंबर का गेम है। जैसे क्या है कि हाफ से 1 नंबर का कंक्लूजन होता है, उसी तरह से इंट्रो भी हाफ से 1 नंबर का होता है। और एक्चुअली में क्या है कि इंट्रो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। किसी भी एग्जामिनर जो पढ़ेगा तो इंट्रो से ही वो शुरू करेगा। तो इंट्रो में आपको दिखना चाहिए कि आप आके क्या लिखने वाले हैं। तो इंट्रो, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन तीनों की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कमज़ोर पार्ट होगा तो इस प्रतिस्पर्धा के दौर में शायद आप पीछे लैग कर जाएंगे। 2-2, 3-3 नंबर से बहुत बड़ा अंतर आता है जी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करिए कि जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक को पढ़िए और कोशिश करिए कि जो PYQ है, तो पहली बात क्या है कि फॉर्मेटिंग करना सीखिए। जब तक मतलब किसी भी टॉपिक पे आप क्या है कि हर मुद्दे को फॉर्मेटिंग करिए कि ये चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे हम लिख सकते हैं। मतलब एक माइंड मैप बना होना चाहिए आपके मस्तिष्क में। और जब आप ये प्रक्रिया कर लेंगे कि आप सिलेबस को अच्छे से कर लिए, हर चीज़ आपको डिफ़ाइन करने आ रहा है, थोड़ा सा फैक्ट भी तैयार कर रखें, तो फ्लो चार्ट यदि बना रहे हैं, तो क्या है कि जब आप फॉर्मेटिंग करेंगे, फ्लो चार्ट वगैरह आप देख लिए, तो फिर आप जब राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। और सबसे पहले क्या है कि स्पीड को मत देखिए आप। यदि आप राइटिंग प्रैक्टिस शुरुआत कर रहे हैं, पहले दिन से राइटिंग प्रैक्टिस आप कर नहीं पाएंगे। तो जिसके लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो फॉर्मेटिंग यदि आपकी हो गई है, तो आप आंसर किसी का लिखा हुआ देख कर लिखिए। जैसे आप कोई टॉपिक है तो लिखिए, थोड़ा सा लिखिए, नहीं आ रहा तो फिर देख लीजिए। ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट करिए। जब 10-15 क्वेश्चन लिखने का प्रयास करिए। कुछ भी लिखिए, कुछ ही लिखिए, कैसे शुरू करना है और कैसे खत्म करना है, ये 10-15 जब क्वेश्चन आप लिखेंगे तो अपने आप आपको आइडिया लगता जाएगा। पहले शुरुआत में आप स्पीड को मत देखिए, ठीक है। स्पीड देखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर क्वालिटी नहीं आएगी। हो सकता है कि 7 मिनट की जगह पहला आंसर लिखेंगे तो 15 मिनट लग जाए, लेकिन जैसे आप लिखना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन यदि लिखेंगे तो फिर आपकी स्पीड अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। जी जी। हाँ, और बाकी किसी अब तो AI है, तो आप लिख के आप AI से चेक करा सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप चेक करा सकते हैं। अच्छा, पेपर 5, पेपर 6 के लिए कैसे किया प्रिपरेशन आपने? जैसे यूपी स्पेशल 5th और 6th तो अभी 2-3 सालों से इंट्रोड्यूस हुआ है। तो 5th और 6th का यदि आप सिलेबस उठाएंगे तो उसमें कुछ कॉमन है जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पेपर से मैच कर रहा है। तो यदि आप उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपको, तो 5th पेपर और 6th पेपर तैयार करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। जैसे क्या है कि कई सारे टॉपिक क्या है कि आप कंक्लूड कर लीजिए। जैसे 6th पेपर में, तो 6th पेपर में ज्योग्राफी से जोड़ेंगे तो कई सारी चीज़ें, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, कई इन्वायरमेंट एक जगह पे रख लीजिए। जैसे 5वां, 6ठा, 7वां ऐसे करके टॉपिक दिए हैं, तो एक जगह पे 5 फॉर्म में आप कर लीजिए। मैंने अपना ऐसे ही किया था। 25 टॉपिक लगभग है,
तो 25 को मैंने 5 या 6 टॉपिक में तोड़ के रखा था कि ऐसे मतलब करेंगे तो इससे क्या होगा कि लास्ट टाइम जब आप रिवीजन करेंगे तो मुझे लगता है 6 से 7 घंटे आपके पर्याप्त होते हैं 6 पेपर, छठा पेपर वो क्या रिवीजन करने के लिए। और 5th पेपर में भी ऐसा ही है। तो 5th और 6th पेपर आपका जुड़ा हुआ है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे से। बस आपको याद रखना है कि जो यूपी की पॉलिसीज है उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यूपी पॉलिसी कम से कम 40 से 50 ऐसी पॉलिसी है जो कहीं से भी पूछा जा सकता है, और उसके कम से कम आपके 30-40 पेज के नोट्स हों जो आप हर जगह उसका इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो इससे मतलब मेरा यही रणनीति रहा है अपने तैयारी के दौरान कि मैंने एक 30 से 40 पेज का नोट्स बनाया था। हाँ, 5th और 6th पेपर के लिए। तो उसी से मैंने सब कवर कर डाला। बाकी जो कॉमन पॉइंट थे उसको मैंने एक जगह पे रखा था। पेपर 4 कैसे क्या किया आपने? पेपर 4th के लिए जैसे एक क्रॉनिकल की आती है, बाकी मैंने पतंजलि सर का जो नोट्स है उसको मैंने प्रिपेयर किया था अच्छे से। हाँ, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा, उनका नोट्स काफ़ी अच्छा है। और बाकी थोड़ा सा जो वो क्या बोलते हैं, जो फिलोसफर वाला पार्ट है उसको आपको देखना पड़ेगा, वेस्टर्न और इंडियन वाला। तो उसमें आपको देखना है क्या कि जैसे हम यूज कहाँ कर पाए। पढ़ने के लिए तो आप बहुत, फिलोसफी यदि पढ़ने जाएंगे तो दर्शन तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको यूज करने आना चाहिए कि 3-4 मतलब हर दर्शन के आपको 1-1, 2-2 पेज में शॉर्ट नोट्स हों जो हम इम्प्लीमेंट कर पाए। क्योंकि बेसिकली क्या है, 20 क्वेश्चन में 17 या 18 क्वेश्चन लिखने को आएंगे, जहाँ पे आप 7 से 8 क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करने का आपके पास दायरा रहेगा। तो उसमें क्या है कि आप उनके जो की कोर पॉइंट है, जैसे उन्होंने जो दर्शन पे जो बातें बोली गई उसको आप इम्प्लीमेंट करने के लिए कि हाँ ये चीज़ें हैं, जैसे कि गांधी का जैसे 7 सीन है, पाप है, तो आपको यूज करने आना चाहिए। जैसे इस बार का पेपर जो 2024 वाला था या 2025 का काफ़ी मतलब प्रैक्टिकल था। तो उसको क्या है कि आप जब लिखेंगे तो वहाँ पे आपको यूज करने आना चाहिए। जी जी जी। हाँ। अच्छा, अब ये प्रीलिम से बिल्कुल हट करके रहता है एक पेपर हिंदी आलेखन, वो कैसे किया आपने? हिंदी आलेखन मैंने घटना चक्र की जो बुक आती है तो उसी को प्रिपेयर किया था। उसको बार बार लिखिए आप, या फिर एस कुमार सर की शायद आती है, तो उसी को प्रिपेयर किया था। बाकी ग्रामर के लिए, हाँ, ग्रामर में आपको कई सारे सोर्स पकड़ने पड़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा ब्रॉड है। हाँ, तो 2-3 का यदि कंपाइल कर पाए तो आप कर लीजिए उससे प्रीवियस ईयर PYQ तो करना ही करना। कुछ बुक्स अगर बता सकते हो हिंदी की? हिंदी का मैंने PYQ के लिए यूथ कंपटीशन का लिया था। कुछ 2-4 एरर है उसमें, उसको दूर करके आप देख सकते हैं। बाकी वास्तुनंदन जो हैं उनका काफ़ी अच्छा है, वहीं से क्वेश्चन कई बार बनते भी हैं। और आलेखन में मैंने एस कुमार सर का किया था। अच्छा, इंटरव्यू का कोई खास वाकया याद आ रहा हो? किस बोर्ड में था? राम प्यारे सर बोर्ड। राम प्यारे सर की बोर्ड। हाँ, राम प्यारे सर का बोर्ड था। इंटरव्यू संतुष्ट थे? हाँ, मेरा इंटरव्यू 25-30 मिनट चला होगा, काफ़ी लंबा चला था। काफ़ी लंबा चला था। हाँ, मतलब सर ऐसा लग रहा था कि मतलब सारे सर इंटरेस्ट ले रहे थे। जैसे क्या था कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे 18 मिनट 16 मिनट से लोग बता रहे थे, 18 मिनट 20 मिनट के आसपास। मेरा लंबा चला था क्योंकि मतलब 60-70 सवाल किए थे उन्होंने। 60-70 सवाल? हाँ, क्योंकि जैसे IR पे भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा। फिर मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो उससे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था। बता दिया था आपने? हाँ, फाइनल ईयर का मुझे याद था क्योंकि फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट में नंबर भी मुझे अच्छे मिले थे और मैंने काम भी किया था उसमें। अच्छा। हाँ, क्योंकि जैसे आज के जैसे आप स्ट्रीट लाइट नहीं देखते हैं हाईवे जो अगर आप एक्सप्रेस वे, तो वही हमारा प्रोजेक्ट था, स्मार्ट LED स्ट्रीट लाइट वाला। अच्छा। हाँ, तो सर को बताया, उन्होंने बताया क्या यूज है, तो फिर यूज हुआ था। फिर AI पे काफ़ी क्वेश्चन पूछा था, फिर भ्रष्टाचार पे, इथिक्स पे क्वेश्चन हुआ। फिर हाँ, फिर आज का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है तो क्या कुछ बचा था कि सब पूछ लिया? ओवरऑल बहुत करंट की क्वेश्चन पूछ लिया, प्रोजेक्ट से पूछ लिया, एजुकेशनल बैकग्राउंड से पूछ लिया, और जो आज का न्यूज़पेपर उससे भी पूछ लिया। तो भाई किसी से ऐसा हो रहा था ना कि केवल करंट से पूछ रहे थे, किसी से केवल एकेडमिक पे जा रहे थे, लेकिन आपसे तो बिल्कुल। हाँ, तो मतलब काफ़ी यहाँ तक कि अंतिम में उन्होंने पूछा कि राज्य विधानसभा का यूज क्या है। अच्छा। हाँ, विधानसभा के परिषद का, राज्य विधान परिषद का राज्य विधान परिषद का क्या मतलब, क्यों जरूरी है। तो इस पे मतलब फिर बोले कि नहीं तो बाहर क्या बोलते हैं, बैक डोर एंट्री है। तो क्या नहीं सर, ये मतलब काफ़ी मतलब 2-3 मिनट मैंने एक्सप्लेन किया, फिर संतुष्ट हुए सर का, अच्छा बहुत अच्छा बताएं आप। पॉलिटिक्स भी क्वेश्चन आ गया पूरा आपका। और अंतिम में एक क्वेश्चन यही पूछा उन्होंने इथिक्स से कि आज आप देखते हैं कि बहुत सारे जो अधिकारी बन के आते हैं, तो क्या कारण है कि भ्रष्टाचार की तरफ वो अग्रसर होते जा रहे हैं। हाँ, तो काफ़ी मुझे लगा कि इसका तो बहुत ब्रॉड आंसर हो सकता है, लेकिन फिर मैंने बहुत बड़ा उत्तर ना देते हुए मैंने एक ही शब्द में कहा
कि सर मुझे लगता है कि अधिक महत्वाकांक्षा अधिकारियों को भ्रष्टाचार की तरफ प्रेरित कर रही है। जी जी जी। ठीक है। अच्छा, अपना थोड़ा सा हॉबी आपकी क्या, केवल पढ़ते रहते थे, कुछ मनोरंजन वगैरह जब उब जाते थे तो करते थे? हाँ, हॉबी पे भी मेरा क्वेश्चन चला था। अच्छा, इंटरव्यू में भी था? हाँ, इंटरव्यू में जैसे यूनिक हॉबी थी मेरी, हाँ। डूडलिंग। तो सर पहले तो बोले अच्छा डूडलिंग क्या होता है? तो मैंने बताया कि सर बहुत सारी जो ज्यामितीय रेखाएं हैं या फिर फिगर है तो उसको जोड़ के बनाया जाता है, चित्र वगैरह करते हैं हम। तो गूगल में डूडल नहीं आता कभी? हाँ हाँ, वही डूडल। हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा तो ये हॉबी कैसे जनरेट हुई आपकी? तो मैंने बोला कि सर मुझे लगता है कि लगभग लोगों के पास ये हॉबी होती है लेकिन लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, जैसा कि प्रारंभिक स्तर पे मेरा भी नहीं था, लेकिन जब तैयारी के दौरान आया तो इस तरफ मेरा झुकाव रहा। और जैसे आप देखते हैं कि जैसे हम पढ़ते पढ़ते अचानक से साइड में कॉपी या बुक में कुछ ना कुछ चित्रकारी या कैसे करते हैं, तो आई थिंक कि लगभग बहुत लोग ऐसे करते हैं। तो डूडलिंग वही एक माध्यम है। हाँ, डूडलिंग उसको भी बोलते हैं, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर से भी जोड़ा जाता है। कंपनी कला में वो लिखे हैं, डूडलिंग के बारे में बताए हैं। तो इसके बारे में क्वेश्चन हुआ डूडलिंग के बारे में क्या, तो उन्होंने बोला अच्छा इसका प्रशासन में क्या यूज है? तो मैंने बताया सर कि जैसे सरकार की जो पॉलिसीज है तो उसको हम जन जन तक पहुंचाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का फिगर बनाया रहता है पेंसिल बड़ी थी। हाँ, तो इस पे उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आप बताए हैं, ठीक है। जी तो, जी। हाँ, तो फिर आगे फिर सर ने कहा कि अच्छा सर हो गया इंटरव्यू इनका, तो सर ने कहा कि हाँ ठीक है, तो ठीक है। कुछ बच्चों को संदेश दे दीजिए जिनका, जो आपने सीखा हो इस तैयारी के दौरान, जो आपको लगता हो कि ये मुझको और पहले करना चाहिए था और ये मैं बेहतर कर सकता था। देखिए, इस परीक्षा में पहली बात तो यह है कि आप हार मत मानिए, ठीक है। दूसरा मेरा ये रहेगा कि उन बच्चों के लिए कि कंटिन्यूटी बना के रखिए। आपको मतलब ये है कि आप 2 से 3 दिन लगातार पढ़ने से अच्छा है कि आप रेगुलरिटी बना के हमेशा कंटिन्यूटी के तहत 8 से 10 घंटे डिसिप्लिन के साथ आप पढ़िए, और डायरेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। PYQ को मत छोड़िए। और प्रीलिम्स के लिए मैं ये कहूँगा कि PYQ के साथ जो जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, जहाँ से आप कर सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में मत पढ़िए, ठीक है। वहाँ से जहाँ से बड़ा पोर्शन है, जैसे साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, यदि आप यहाँ से क्वेश्चन निकाल ले जा रहे हैं और PYQ के जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसमें गलती नहीं हो रही है, तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स आपका नहीं रुकेगा। क्योंकि प्रीलिम्स ये ऐसे नहीं, प्रीलिम्स केवल डिसाइडिंग फैक्टर है आपका कि आगे आपका जो गेट है वो खोलेगा, ये नहीं है कि आपका मेरिट बनाएगा। तो यहाँ बस आपको 10 से 15 हज़ार या फिर सीट के हिसाब से 3 हज़ार के अंदर आना है, तो ये बहुत बड़ा हर्डल नहीं है। यदि आप अच्छे वे में कर रहे हैं तो प्रीलिम्स आपका रुकेगा नहीं। मेंस के लिए अप्रोच थोड़ा सा बदलिए, और मेंस में आंसर राइटिंग करने से पहले फॉर्मेटिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेटिंग करिए हमेशा, क्योंकि आप आंसर लिखने से बेहतर है कि आप फॉर्मेटिंग करिए। और एक बार जब आपका फॉर्मेटिंग आप लगेगा कि हाँ मेरी पकड़ हो रही है, तो आपको PYQ को आप क्या करिए कि लिखने की कोशिश करिए, शायद देख के ही लिखिए, लेकिन लिखिए, लिखना बहुत ज़रूरी है। और पेन भी आप चूज करिए, क्योंकि पेन का मुझे लगता है कि पेन का भी बड़ा रोल है। कौन सा पेन यूज़ हो? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन याद आ गया। पेन में काफ़ी मेहनत हुआ है हम, क्योंकि मेरा नहीं निकल रहा था, तो मैंने कहा कि पेन का भी अंतर, तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ पेन का। कौन सा पेन? पेंटेल एनर्जेल 0.7 में यूज किया था। आप यहाँ पर रखा है क्या? हाँ है, दिखाइए तो। हाँ ये है, ये वाला पेन है? हाँ ये वाला पेन। इसको मेंस में आपने प्रयोग किया है? हाँ मेंस में, क्योंकि क्या है कि हाँ कम से कम मैंने पेन को डिसाइड करने में 50 से 60 को पेन का यूज किया था। अच्छा, क्या नाम है इसका? पेंटेल एनर्जेल 0.7। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि इसमें क्या है कि थोड़ी सी आप लिखेंगे, जिसकी राइटिंग खराब है हिंदी माध्यम के लिए, इंग्लिश माध्यम में तो आपका माध्यम तो हिंदी था। हाँ, हिंदी माध्यम से चयनित हुए हैं। इस बार काफ़ी अच्छी सुखद खबर है कि हिंदी माध्यम के भी रिजल्ट देखने को मिले हैं। हाँ, इंजीनियरिंग के बाद भी आपने हिंदी माध्यम से? हाँ हिंदी माध्यम से, क्योंकि मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्ट था। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो इसीलिए शुरुआत में मुझे लगा नहीं था। हम जैसे प्रारंभिक स्तर पे जब आते हैं तो सोचते हैं कि जैसे 17 से 2017 से मैंने तैयारी शुरू किया था, तो लगा था कि अरे 18 तक तो IAS बन के निकल जाना। हाँ ऐसे लगता है। ऐसे ही लगता है। लेकिन जब चीज़ें उस समय क्या था कि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में पकड़ ही नहीं थी। जैसे एक पूरा मतलब साइंस बैकग्राउंड से शुरू से लेकर लास्ट तक थे, तो अचानक से सब पूरा तो ये था। तो
जैसे क्या है कि एक बार यदि सब्जेक्ट पे आप ग्रिप बनाना है तो गहन अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे बुक्स वगैरह का आज के ऑनलाइन के युग में कई लोग बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बिना बुक्स का सिलेक्शन मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा। मतलब असंभव तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है, सही बात हाँ, है। क्योंकि बुक्स बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। और पेन जैसे क्या हिंदी माध्यम के लिए बेसिकली क्या है कि कई लोग बॉल पॉइंट पेन का यूज करते हैं, जी। लेकिन उसमें क्या है कि जैसे कॉपी 1 से 1.5-2 महीने के बाद चेक होती है। तो हम भी यदि आप लिख के देखिए और 2 महीने बाद अपनी कॉपी देखेंगे तो लगेगी थोड़ी फीकी फीकी। जी जी। और वहाँ पे एग्जामिनर को चाहिए, मतलब यदि पीछे वाली कॉपी आगे वाली कॉपी यदि आपकी एक उभरी हुई आ रही है तो ये पेन में पेंसिल नहीं है, दूसरा पेन है, उसमें पेन है, देखिए हम दूसरा देंगे, इसमें पेन पेंसिल ये चेंज है। अच्छा अच्छा अच्छा, वाला चेंज हो गया। पेंसिल चेंज। हाँ, तो कट हो जाएगा। हाँ तो पेन आप चूज करिए, यदि इससे पेंटेल एनर्जेल 0.7 से यदि कंफर्ट है, क्योंकि लिखने से जैसे जिसका हिंदी माध्यम में राइटिंग खराब है उसमें उसके लिए और अच्छा है, क्योंकि इसमें अक्षर जो है, शब्द जो है उभर कर आते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको, इसी तरीके से और आप आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।